शीर्षक: बर्फ़ के नीचे कुछ रहता है। मेरे डैडी का कोलोराडो की पहाड़ियों में एक पुराना केबिन हाउस था। लकड़ी से बना हुआ, समय से लड़ता हुआ एक अकेला घर, जो ऊंचे चीड़ के पेड़ों और साल भर जमी रहने वाली बर्फ़ के बीच दबा हुआ था। यह केबिन हमारे परिवार के पास लगभग 40 सालों से था। डैडी और मम्मी दोनों को स्कीइंग का जुनून था। शादी से पहले ही उन्होंने यह जगह खरीद ली थी। उनका कहना था, यह जगह शोर से दूर है, यहाँ इंसान खुद से बातें कर सकता है। लेकिन समय के साथ केबिन बूढ़ा हो गया था। फर्श की लकड़ियाँ उछलते ही कराह उठती थीं। दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था। खिड़कियों की दरारों से जब हवा घुसती तो ऐसा लगता जैसे कोई सीटी बजाकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। डैडी ने इसे कई बार ठीक करवाया, लेकिन वे हमेशा कहते थे, एक दिन इस केबिन को गिरा देंगे और यहाँ एक पक्का घर बनाएंगे। मगर वह दिन कभी नहीं आया। उस सर्द रात यह घटना आज से करीब 15 साल पहले की है। तब मैं 8 साल का था और मेरा बड़ा भाई जेक 11 साल का। वो सर्दियों की ऐसी रात थी जब बर्फीला तूफान आसमान को निगल चुका था। दुनिया सफ़ेद थी और खामोश, ऐसी खामोशी जिसमें अपनी सांसों की आवाज़ भी अजीब लगने लगती है। जेक और मैं बाहर खेलने के लिए मचल रहे थे। हमारा पसंदीदा खेल था बर्फ़ का किला युद्ध। हम दोनों अपने अपने किले बनाते, बीच में बर्फ़ का एक बड़ा गोला रखते और उसे रत्न कहते। जो रत्न चुरा ले वही विजेता। उस दिन जेक ने अपना किला हमारी प्रॉपर्टी की बाउंड्री के पास बनाया। मैं बर्फ़ में झुककर आगे बढ़ा और एक पेड़ के पीछे से झांका। जेक का किला वहाँ था, लेकिन जेक नहीं था। मैंने धीमे से पुकारा, जेक। कोई जवाब नहीं। तभी मेरी नज़र बर्फ़ पर गई। वहाँ कदमों के निशान थे, जो हमारी बाउंड्री से बाहर नीचे की ढलान की ओर जा रहे थे। और उसी दिशा में एक पुराना जर्जर लकड़ी का केबिन दिखाई दिया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो औरत तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। उम्र करीब 50 से 60 साल, ग्रे कोट, सिर पर स्कार्फ। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला था, जैसे धूप ने उसे सालों से छुआ ही न हो। उसने सपाट आवाज़ में पूछा, क्या तुम अपने भाई को ढूंढ रहे हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, हम खेल रहे थे। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान सही नहीं थी। वह मुस्कान नकली थी। उसने कहा, मैंने उसे देखा था। मेरी सांस अटक गई। कहाँ? उसने तिरछी नज़र से उस पुराने केबिन की खिड़की की ओर देखा। मैंने भी देखा, और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, खिड़की के पीछे कोई खड़ा था, एक लंबी परछाई, जो मुझे देखते ही पीछे हट गई। घर जो खाली नहीं था। मैंने बर्फ़ पर फिर नज़र डाली। कदमों के निशान सीधे उस पुराने केबिन की सीढ़ियों तक जाते थे, बिल्कुल जेक के पैरों जैसे। औरत ने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मेरे अंदर कुछ चीख उठा। मत जाना, मैंने मना कर दिया। तभी उसके चेहरे के भाव बदल गए। मुस्कान गायब हो गई, आंखें ठंडी, गहरी, गुस्से से भरी। और तभी घर के अंदर से कदमों की आवाज़ आई, भारी, धीमी, जैसे कोई नीचे उतर रहा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन तभी मैंने कुछ और देखा। घर के पीछे बर्फ़ में और कदमों के निशान थे, जो जंगल की ओर जा रहे थे। छोटे कदम, जेक के। इसका मतलब जेक घर के अंदर नहीं था। तो फिर घर के अंदर कौन था? मैं पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से भागा। पीछे से उस औरत की आवाज़ आती रही, रुको। सच का सामना जब मैं केबिन पहुंचा, डैडी और जेक दोनों बाहर खड़े थे। जेक सुरक्षित था। मैं रोता हुआ डैडी से चिपक गया। डैडी बिना कुछ बोले फ्लैशलाइट लेकर उसी दिशा में गए। जब वह लौटे, उनका चेहरा सफ़ेद था। उन्होंने बस इतना कहा, वह घर बंद है, कोई वहाँ नहीं रहता। पुलिस आई। घर खाली था, लेकिन पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। बरसों बाद गर्मियों में मैं दोबारा वहाँ गया। वही घर और वही खिड़की, और इस बार भी वहाँ कोई खड़ा था, सीधे मुझे देख रहा था। मैं फिर कभी वहाँ नहीं गया। झील की कहानी। इसके बाद कहानी हिमाचल की झील, फोटोग्राफर और बर्फ़ के नीचे फंसी औरत मालिनी से जुड़ती है, जहाँ हर 7 साल में कोई मरता है और उसकी आखिरी तस्वीर में वह दिखाई देती है। फिर एस्की केबिन, ट्रक ड्राइवर की आत्मा और अंत में नग्न आदमी
जो शायद इंसान नहीं था। अंत सभी कहानियों में एक चीज़ समान थी, बर्फ़ देखती हुई परछाइयाँ, खुले दरवाजे जो बंद होने चाहिए थे, और एक ही सच्चाई, कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती, वहाँ हम मेहमान नहीं शिकार होते हैं।